एक समय की बात है। एक गांव में चंदू और सुरेश नाम के दो भाई रहते थे। चंदू बहुत गरीब था। वह इतना गरीब था कि कई बार उसे खाना भी नसीब नहीं होता था। चंदू ठेले पर केला बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भैया, केले कैसे दिए? 30 रुपए दर्जन है भैया। बताइए कितने दर्जन केले दे दूं? 1 दर्जन दे दो। चंदू उस आदमी को 1 दर्जन केले दे देता है। ये लो भैया, पैसे ले लो। केले बेचते बेचते दोपहर हो जाती है और चंदू को भूख भी लग जाती है। मुझे भूख लगी है। क्या एक केला खा लूं? नहीं, केला खा लूंगा तो 3 रुपए कम हो जाएंगे। चंदू ठेले को गांव के चौपाल के पास ले जाता है और पेड़ की छाया में लेटकर आराम करने लगता है। थोड़ी देर में चंदू को नींद आ जाती है। तभी अचानक से उसकी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। बेटा उठो, मुझे भूख लगी है, 1 दर्जन केले दे दो। साधु बाबा चंदू को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंदू नहीं जागता है। तभी चंदू की आत्मा बोलती है, वो बाबा, उसे मत बुलाओ, वो अब नहीं उठेगा। मैं उसके शरीर से बाहर आ चुका हूं। लेकिन तुम शरीर से बाहर क्यों निकल गए? ये बहुत कंजूस है। इसका केला खाने का इतना मन करता है, लेकिन ये खाता ही नहीं है। सोचता है पैसे कम हो जाएंगे। मुझे भी भूख लगी है, तुम नीचे आओ, मैं पैसे का खरीद कर इसे खिलाऊंगा। नहीं, ये नहीं खाएगा, मुझे पता है ना बाबा। नहीं, तुम आओ पहले, मैं अपने ही सामने इसे खिलाऊंगा। ठीक है। चंदू की आत्मा चंदू के शरीर में चली जाती है और चंदू तुरंत जाग जाता है। उठो, मुझे 2 दर्जन केले दो। ठीक है बाबा जी। चंदू साधु बाबा को केले दे देता है। साधु बाबा उसमें से कुछ केले निकालकर चंदू को देते हुए कहते हैं, लो, ये मेरी तरफ से खा लो। नहीं बाबा, मैं आपसे नहीं ले सकता ये केले। तुम इसे खा लो। तुम्हें नहीं पता अभी क्या हुआ था? क्या हुआ था बाबा जी? तुम इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से बाहर आ गई थी, तुम मर गए थे। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो सोया था। नहीं, तुम मर गए थे। मैंने तुम्हारी आत्मा से वादा किया था, मैं तुम्हें पेट भर कर केला खिलाऊंगा, तब जाकर वो नीचे आया है। मुझे माफ कर दो बाबा जी, मैं क्या करूं? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऐसा करता हूं। मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन काम कोई दे ही नहीं रहा है। वो भी दूसरों के खेतों में काम करके जो भी कमाते हैं सब खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें केले के पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन एक उपाय जरूर बता सकता हूं, जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारे बच्चों पर निर्भर करता है। अगर वो सच में मेहनती हैं, तो उनकी मेहनत का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। बोलो अलख निरंजन। हाँ जी बाबा जी, आप उपाय बता दीजिए, मैं वो सब करूंगा जो आप कहेंगे। साधु बाबा चंदू को सारे उपाय बताने लगते हैं। बाबा जी, आपके आदेशों का पालन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह चंदू अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है, बेटा, तुम लोग कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन जब तक शहर जाकर काम नहीं करोगे तब तक घर की स्थिति ठीक नहीं होगी। जी बाबूजी, मैं भी यही सोच रहा था। दूसरों के खेतों में काम करके घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। हाँ बाबूजी, बड़े भैया ठीक कह रहे हैं। तो ठीक है, हम कल सुबह सुबह निकल जाएंगे शहर के लिए। अब जाओ, तुम सब आराम करो।
अगली सुबह चंदू अपने तीनों बेटे के साथ शहर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वे सभी थक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ बाबूजी, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है। सभी लोग वहीं पर बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी चंदू बोलता है, बेटा मोहित, जाओ कुछ लकड़ियों का इंतजाम करो। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। बड़ा बेटा चला जाता है लकड़ियां लाने के लिए। पेड़ पर बैठा बंदर यह सब देखकर अचंभित हो रहा था। बेटा सोहन, तुम जाओ आग का इंतजाम करो। यह सुनकर छोटा बेटा भी चला जाता है आग का इंतजाम करने। यह सब देखकर पेड़ पर बैठे बंदर को कुछ नहीं समझ आ रहा था। अरे भाई, तुम करना क्या चाहते हो? ना तुम्हारे पास बनाने के लिए कोई सामान है? इन सब का क्या करोगे तुम? तुम्हें भून कर खाएंगे। मुझे क्यों खाओगे भाई? मैंने क्या किया है? हमें भूख लगी है और खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई, तुम मुझे क्यों खा रहे हो? मुझे मत मारो भाई। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा जिससे तुम्हें कभी भी काम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर चंदू और उसका बेटा खुश हो जाते हैं और वह बंदर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद बंदर एक पेड़ के पास आकर रुकता है और बोलता है, हाँ, यहाँ खोदो, यहाँ तुम्हें खूब धन मिलेगा। चंदू का छोटा बेटा जाता है और कुदाल लेकर आता है और साथ में दोनों भाई भी आ जाते हैं। छोटा बेटा वहां पर खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद एक संदूक दिखाई देता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। ये रहा तुम्हारी मेहनत का फल। मुझे वही साधु बाबा ने भेजा है जिनको आपने केले खाने के लिए दिए थे। साधु बाबा को कहना मैं उनका बहुत आभारी हूँ। खजाना लेकर सभी लोग खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। बेटा मोहित, जाओ अपनी बड़ी अम्मा से तराजू लेकर आओ। देखते हैं कितना सोना मिला है। मोहित तराजू लेने के लिए अपने बड़ी मम्मी के घर जाता है। बड़ी अम्मा, थोड़ी देर के लिए तराजू दे दो। यहीं पर रुको बेटा, अभी लेकर आती हूँ। बड़ी अम्मा घर में तराजू लेने जाती है तो वह सोचने लगती है, ये गरीब जो खाने के लिए भी तरसते हैं, उनको ऐसा क्या मिल गया जो तौलने के लिए तराजू चाहिए इनको? मुझे पता तो लगाना ही होगा। बड़ी मम्मी तराजू के नीचे गम लगा देती है और फिर तराजू लेकर मोहित के पास आती है। जी बड़ी अम्मा, अभी लेकर आता हूँ। लो बाबूजी, तराजू ले लो। चंदू सोना तौलने लगता है और थोड़ी ही देर में सारा सोना तौल लेता है। लो बेटा, तराजू अपनी बड़ी मम्मा को देकर आओ। जी बाबूजी, अभी देकर आता हूँ। लो बड़ी अम्मा, काम हो गया। ठीक है बेटा, तुम जाओ। बड़ी मम्मी तराजू के नीचे हाथ लगाती है तो उनके हाथ में एक सोने का सिक्का आ जाता है। वह चौंक जाती है और अपने पति को बुलाती है। अरे सुनिए जी, यहाँ आइए तो देखिए जरा। क्या है भाग्यवान, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए तो सही, जो खाने के लिए तरस रहा था अब वह सोना तौल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास इतना सोना कैसे आ सकता है? यहाँ खड़े खड़े पता नहीं चलेगा। जाओ और अपने भाई को धमकाओ या मारो, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे भी सोना चाहिए तो चाहिए। ठीक है, अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ। सुरेश चंदू के घर जाता है। चंदू, मेरे भाई, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो तुम इतना सोना कहाँ से लाए हो? हाँ? भैया, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। तो ये क्या है? इसे मेरी पत्नी ने तराजू के नीचे से निकाला है। जब तुम तौल रहे थे तो चिपक गया था।
भैया, ये सब मुझे एक साधु बाबा ने दिया है। अपने बड़े भाई सुरेश को सारी सच्चाई बता देता है। ओहो, तो ये बात है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सुरेश अपने घर जाता है और अपने दोनों बेटों को बुलाता है। चलो बेटे, आज हम खूब सोना लेने जा रहे हैं। हा हा। पिताजी कल चलेंगे ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। चल बेवकूफ, कोई और लूट लिया तो हाथ मलता रह जाएगा। चल। पिता की डांट सुनकर दोनों बेटे पीछे पीछे जाने लगते हैं और चंदू के बताए जगह पर सभी लोग पहुंच जाते हैं। बेटा महेश, जाओ तो लकड़ी इकट्ठा कर लाओ। बाबूजी, मैं तो अब कहीं नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ। छोटे भाई को बोल दो। मुझसे मत कहो, मैं भी थक गया हूँ। यह सब सुनकर पेड़ पर बैठा बंदर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम सब जाओ, अब वो खजाना नहीं है यहाँ पर। चलो चलो, बाय बाय। बंदर की बात सुनकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। गंगा, अरे ओ गंगा, सुनती हो? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अब बोलिए। मैं अंदर थी तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे, मैं यह कह रहा था कि मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। और ये अर्जुन कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पर। अरे, वो तो कब का अपने स्कूल चला गया है। बोल रहा था आज उसके स्कूल में कोई कार्यक्रम है। उसके बाद रघु मछली पकड़ने नदी की तरफ चल देता है। अब बस 3-4 मछली जाल में फंस जाए, टोकरी भर जाएगी और कुछ ज्यादा बिकेगी तो कुछ ज्यादा भी पैसे मिलेंगे। फिलहाल कुछ पैसों की भी जरूरत है। चलो चलो, टोकरी तो पूरी भर गई। अब गांव जाता हूँ और बेचता हूँ। इसी तरह पूरा दिन कड़ी मेहनत करके थोड़े बहुत कुछ पैसे मिलते हैं तो उससे रघु अपना गुजारा चलाता था। दूसरे दिन सुबह रघु मछली पकड़ने के लिए नदी में जाने वाला था, लेकिन उस दिन मौसम बिगड़ा हुआ था। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया था, मानो कुछ ही पल में बारिश होने वाली हो। सुनो जी, आज देखो ये मौसम कितना बिगड़ा हुआ है। इस वक्त नदी में मछली पकड़ने जाना मतलब अपनी जान के साथ खेलने जैसा है। और मुझे तो लगता है कि बारिश भी अभी शुरू होगी। आपके बड़े भाई हीरा भी आज देखो काम पर नहीं गए। गंगा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मछली पकड़ने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? और हीरा भाई की तो बात ही मत करो। उनको किस बात की तकलीफ है? उनका तो बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन मैं आज मछली पकड़ने नहीं गया तो हम लोग शाम को क्या खाएंगे? इसी तरह गंगा की लाख कोशिश करने के बाद भी रघु मानता नहीं है, क्योंकि यह रघु की मजबूरी थी। रघु अपना सामान और मछली पकड़ने की जाल को लेकर जंगल के रास्ते से मछली पकड़ने जाता है। अरे अरे, ये हवा के कारण चलना भी मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी मछली पकड़ लूंगा तो आज खाने का जुगाड़ हो जाएगा। रघु जंगल के रास्ते से जैसे तैसे करके नदी तो पहुंच गया। अरे बाप रे, नदी ने तो अपना रूप ही बदल लिया। नाव लेकर अगर नदी में जाऊंगा तो पानी इतना हिलडुल रहा है कि नाव ही डूब सकती है। अरे, आज कोई मछुआरा भी नहीं दिखाई दे रहा है तूफान के कारण। हे भगवान, आपने मेरी ही किस्मत क्यों ऐसी लिखी जो इतने खतरनाक वातावरण में भी मुझे मछली पकड़नी पड़ रही है। रघु दुखी होकर नदी किनारे खड़े होकर मछली पकड़ना चालू करता है। रघु कब से जाल बिछाकर बैठा था,
लेकिन पानी इतना हिलडुल रहा था कि उसकी जाल में एक भी मछली नहीं आ रही थी। वो लगातार प्रयास करता रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं आई। रघु दुखी होकर सिर पर हाथ रख के बैठ जाता है। अरे बाप रे, एक भी मछली जाल में नहीं आ रही है। क्या करूं? अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। लगता है कि आज बीवी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रयास करता हूँ, शायद कुछ मछलियाँ आ जाए तो उसी से आज का गुजारा हो जाएगा। बेचारा रघु इतना लाचार था कि अगर वो मछली न पकड़े तो उसे शाम का खाना भी नहीं मिल सकता। फिर वो मछली पकड़ने का अलग अलग प्रयास करने लगता है, लेकिन उस बेचारे को एक भी मछली नहीं मिली और शाम हो जाती है। शाम होते ही बिजली कड़कने लगती है और बारिश भी थोड़ी बहुत शुरू हो जाती है। हे भगवान, बिजली ना गिरो तो अच्छा है। चलो, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि रास्ता भी इतना लंबा है। घर कब पहुंचूंगा? अर्जुन और गंगा मेरी राह देख रहे होंगे। और रही बात खाने की, तो हीरा भाई के वहां से मंगा लूंगा खाना। रघु अपने आप से इतना कहकर बारिश में भीगते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में रघु जैसे तैसे करके अपने घर पर आ जाता है। अरे, आप आ गए। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, इसीलिए मैं आपको सुबह ही मना कर रही थी। अरे, आज तो एक भी मछली नहीं मिली नदी के पानी में। इतना तूफान था, पूरा दिन बेकार चला गया। ये क्या कह रहे हैं आप? एक भी मछली नहीं मिली? हे भगवान, आपने हमारी ही किस्मत क्यों ऐसी लिखी? घर में एक भी दाना नहीं है अनाज का। लगता है आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इसका मतलब आज भी हमें खाने को नहीं मिलेगा? ऐसा मत बोलो बेटा। अरे तुम लोग देखना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, हीरा भाई के पास जाता हूँ। उनके पास शायद कुछ खाने को मिल जाए। रघु बेचारा अपनी लाचारी के कारण फिर से बारिश में भीगते हुए हीरा के घर तक जाता है। हीरा तो एकदम सुखी आदमी था, इसलिए वो तो अच्छे से बैठकर पकौड़े खा रहा था। रघु हीरा के घर पर पहुंचकर आवाज लगाता है। बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ अलग है। अरे, इस वक्त कौन आया होगा? अरे रघु, तुम क्या काम पड़ गया भाई? आधी रात को तुम्हें यहाँ आना पड़ा? हीरा भाई, वो दरअसल बात ऐसी है ना कि आज तूफान और बारिश के कारण एक भी मछली नहीं बिकी, तो घर में राशन भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके यहाँ कुछ खाना मिल जाए तो अच्छा होता। तो यहाँ इसलिए आया है? खामखा मैं अच्छे से पकौड़े खा रहा था। थोड़ी तो शर्म कर लेता, बेशर्म कहीं का। इतनी रात को कोई खाना मांगने आता है क्या बेवकूफ? मैंने यहाँ पर कोई लंगर खोल रखा है क्या? निकलो यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं निकलेगा। निकलो निकलो, चलो फूटो यहाँ से। हीरा बेचारे रघु को बहुत ही भला बुरा कहता है और रघु बेचारा सुनता रहा और वह कुछ भी नहीं कर पाया। इसी तरह वो दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है और घर पर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। और वो लोग दुखी होकर तीनों पानी पीकर बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रघु की तबीयत बिगड़ जाती है। अरे, आपको तो बहुत ही तेज बुखार है। आज आप आराम कीजिए। कल बारिश में भीगे थे ना, इसीलिए आपको बुखार आ गया। लेकिन तो फिर आज भी
कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कल की तरह हम लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बताइए कहाँ पे है मछली पकड़ने के लिए, मैं जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। तू हमारा एक ही वारिस है। इसी तरह गंगा की और रघु की लाख कोशिशों के बावजूद भी अर्जुन अपनी जिद नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, कितना लंबा रास्ता है, मैं तो थक गया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ और बाद में मछली पकड़ना शुरू करूँगा और उसको गांव में बेच आऊँगा। अर्जुन पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम करता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह मछली पकड़ना चालू करता है, लेकिन जैसे ही वो जाल पानी में डालता है और वापस खींचने की कोशिश करता है तो उससे जाल खींचा नहीं जा रहा था। वह बहुत कोशिश करता है पर वह जाल को खींच नहीं पाता, इसलिए वो थक हार कर वापस से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अरे अरे, ये जाल तो वजन के कारण मुझसे खींचा ही नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। अरे लगता है मुझे घर ऐसे ही खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। चलो एक बार और प्रयास करता हूँ, अगर मछलियाँ आ गई तो अच्छा है, नहीं तो वरना घर चला जाऊंगा। अर्जुन दोबारा वहां से उठकर मछली पकड़ना शुरू करता है, लेकिन बेचारे की लाख कोशिश करने के बाद भी जाल में एक भी मछली नहीं आती और वो दुखी होकर घर की तरफ वापस आ जाता है। माँ पापा, मुझे माफ करना, मुझसे एक भी मछली नहीं पकड़ी गई और मैं खाली हाथ घर वापस आ गया। अरे बेटा, इसीलिए तो हम तुझे कब के मना कर रहे थे, लेकिन तुमने हम लोगों की बात ही नहीं मानी। अरे मुझसे पापा की हालत देखी नहीं जा रही है और घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं है। कल कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके मैं मछली पकड़ूंगा। अगली सुबह अर्जुन फिर से मछली पकड़ने निकल जाता है। आज चाहे जैसे मछली पकड़ूंगा, मतलब पकड़ूंगा। मछली पकड़कर गांव जाकर जल्दी जल्दी बेच आऊंगा और कुछ पैसे लेकर आऊंगा। अर्जुन मछली पकड़ने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उसके साथ आज भी वही होता है जो कल हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा जोर लगाता है, लेकिन वह जाल नहीं खींच पाता। थक हार कर वह उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये तो आज भी वही हुआ जो कल हुआ था। मुझसे तो ये जाल ही नहीं खींचा जा रहा है, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है। अर्जुन अब करे भी तो क्या करे, उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी उसके पास एक साधु महाराज आते हैं। साधु महाराज को देख अर्जुन साधु महाराज को नमस्कार करता है। साधु महाराज उसे आशीर्वाद देते हैं। सदा सुखी रहो बेटा। सुखी काहे के महाराज, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, उससे बाहर कैसे निकलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मुसीबत? कैसी मुसीबत? इतनी छोटी सी उम्र में भी मुसीबत आन पड़ी बेटा। ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। हमारे घर एक ऐसी मुसीबत है जिससे मुझे आज मछली पकड़ने आना ही पड़ा। महाराज, दरअसल बात ये है कि अर्जुन और उसके परिवार के साथ जो जो हुआ, अर्जुन महाराज जी को सारी बात बताता है। अरे बेटा, तुम तो बड़ी मुसीबत में हो। मेरे पास इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता है बेटा। सुनो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। इस नदी को पार करके जंगल में एक बरगद का पेड़ है। वो बरगद का पेड़
कोई आम पेड़ नहीं है, वह एक जादुई पेड़ है, जादुई। वहाँ उस पेड़ के अंदर 7 राजा का खजाना है, वह हीरो मोती जवाहरात सब कुछ है। उस पेड़ से तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। जादुई पेड़ की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन बहुत ही खुश होता है। लेकिन महाराज, उस पेड़ के अंदर मतलब पेड़ काटना पड़ेगा। नहीं बेटा, उस पेड़ के पास जाकर तुम्हें एक मंत्र बोलना पड़ेगा। मंत्र बोलते ही उस पेड़ से एक दरवाजा खुलेगा। वो मंत्र यही है, सुनो। धरती के अंदर हाथी का अंडा खुल जा सिम सिम, और वो दरवाजा खुलेगा और अंदर सारा सोना निकलेगा। ठीक है महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन खुश होकर उस पेड़ की ओर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में अर्जुन उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। मिल गया पेड़, यही वो बरगद का पेड़ है जिसमें सोना छुपा है। अरे वो महाराज ने क्या बताया था? अरे हाँ, याद आया। धरती के अंदर हाथी का अंडा खुल जा सिम सिम। तभी उस पेड़ से एक दरवाजा निकलता है और बहुत सारा सोना दिखाई देता है। ये देखते ही अर्जुन चौंक जाता है और खुशी से झूम उठता है। अरे ये तो 7 राजा का सोना लगता है, पर मुझे तो बस 5 सिक्कों की ही जरूरत है, मैं इतना ही लेता हूँ। 5 सिक्के लेकर अर्जुन वहां से बाहर निकल आता है। अरे ये क्या, तुमने सिर्फ 5 ही सिक्के लिए? अरे वाह, तुम बोलते भी हो। हाँ, मैं बोलता हूँ। तुम बताओ, क्यों तुमने सिर्फ 5 ही सिक्के लिए? सिर्फ मुझे इतनी ही जरूरत थी। मेरे माँ पापा ने मुझे सिखाया है कि थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए, इसलिए मैंने 5 ही सिक्के लिए। अरे मुझे अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अर्जुन वहां से खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल देता है और घर आकर सारी बात अपने माँ और पिता को बताता है। अर्जुन की सारी बात सुनकर उसके माँ और पिताजी बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। हाँ, मुझे तुझ पे गर्व है बेटा, तुमने आखिरकार हार नहीं मानी। बाद में रघु वो 5 सिक्के बेचकर एक दुकान खोल लेता है और अपना एक घर भी बनवा लेता है, और वे तीनों अब बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं और कुछ पैसे वे लोग दान में भी दे देते हैं। अब वो लोग भी अपने बड़े भाई हीरा जैसा ही जीवन जीने लगते हैं। रहीमपुर नामक गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत ही आलसी लड़का था। वो पूरे दिन घर में सोया रहता था। रोहन के पिता शामू जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव में घर घर जाकर बेचा करते थे। रोहन को अपने पिता की थोड़ी भी चिंता नहीं थी। रोहन पूरा दिन सोता रहता और गांव में घूमता रहता। शामू अपने बेटे से बहुत ही परेशान रहता था। वो रोहन को बार बार समझाता, पर रोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन शामू जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा होता है। तभी उसका पड़ोसी सियाराम मिलता है। अरे रामू भाई, तुम पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके गांव में बेचते रहते हो। काश रोहन में तुम्हारा थोड़ा भी गुण होता। कैसा बेटा है, उसे अपने पिता की थोड़ी भी परवाह नहीं है।
क्या करूं सियाराम भाई, मैंने सब करके देख लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन भाई ऐसे कब तक चलेगा? तुम तो अभी बूढ़े भी हो चले हो। क्या करूं भाई, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। इतना बोलकर शामू जंगल की तरफ चल देता है। सियाराम भी रोहन को बहुत बार समझाया, पर रोहन ने किसी की भी बात नहीं सुनी। पिताजी, आप मेरी शिकायत सबसे क्यों करते रहते हो? क्या हुआ बेटा, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आपने तो मेरी पूरे गांव में बदनामी कर रखी है कि मैं बहुत आलसी बेटा हूँ और आप जो काम करते हो उसी से सारा घर चलता है। लोगों ने जो देखा है वो वही बोल रहे हैं। तू अपना सारा काम छोड़कर घर पर बैठा है। पिताजी, अगर मैं आपके ऊपर बोझ हूँ तो आप मुझे बता दो। बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं बोला। तू हमेशा मेरी बात का उल्टा मतलब ही क्यों लेता है? मैं पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर गाँव में लाके बेचता हूँ। मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, थोड़ी तो शर्म कर ले। मैं सोचता हूँ कि 4 पैसे ज़्यादा आए, लेकिन तू अपने आलस के चक्कर में कुछ नहीं करता। तू मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत भी कर लेता तो हम लोगों का गुजारा अच्छे से हो जाता। अरे पिताजी, मेरे दादाजी मेरे लिए बहुत सारा धन छोड़कर गए हैं, तो मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? कौन सा धन? जितना पैसा था वो सब खत्म हो चुका है। अपने पास अब इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। फिर कौन से धन की तू बात कर रहा है? पिताजी, आप तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं आपके पास थोड़े समय और रुका तो आप सुना सुना कर मुझे पागल कर दोगे। शामू के समझाने पर भी रोहन कुछ नहीं समझता और अपने पिता की बात को अनसुना करके चला जाता है। शामू दुखी हो जाता है, तभी वहाँ पर सियाराम आ जाता है। सामू भाई, आप निराश मत हो। हम लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि रोहन को समझ आ जाए और वह सब काम करने लग जाए। लेकिन भाई, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मैं सब कुछ करके हार चुका, लेकिन मेरा बेटा सुधरा ही नहीं। दोस्त, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तुम वैसे वैसे ही करते जाओ। तुम देखना, रोहन का आलस एकदम खत्म हो जाएगा और वह मेहनत भी करने लगेगा। शामू सियाराम की सारी बातें मान जाता है और फिर सियाराम शामू को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और सियाराम मुखिया को सारी बात बता देता है। अरे सामू, अगर मेरे नाटक करने से तुम्हारा बेटा मेहनत करने लगता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसके बाद सियाराम शामू को अपने घर पर लाता है और घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। शाम होने पर रोहन जब घर वापस आता है तो घर में उसके पिताजी कहीं पर दिखाई नहीं देते हैं। पिताजी कहाँ चले गए? रोज शाम को तो घर वापस आ जाते हैं। मुझसे नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए ना? रोहन अपने पिताजी को पूरे गांव में ढूंढने लगता है। पूरा गांव ढूंढने के बाद भी उसे उसके पिताजी नहीं मिलते हैं, तो वो सियाराम के घर पहुंचता है।
काका, मेरे पिताजी यहाँ पर आए थे क्या? पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं, दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। मैंने पूरा गांव ढूंढ लिया पर वह कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। आप मेरे पिताजी के बारे में कुछ जानते हैं क्या? रोहन, लगता है तुम्हारे पिताजी तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर चले गए हैं। पता नहीं काका, आज सुबह मैंने थोड़ा पिताजी पर गुस्सा कर दिया था, फिर मैं बाहर चला गया। जब मैं वापस आया तो पिताजी घर पर नहीं थे। रोहन, तुम थोड़ा इंतजार करके देख लो, क्या पता तुम्हारे पिताजी नाराज होकर कहीं चले गए हो और थोड़े समय बाद वापस लौट आए। रोहन के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और रोहन अपने घर पर वापस आ जाता है। सुबह होते ही गांव के मुखिया रोहन के घर पहुंचते हैं। रोहन, अरे ओ रोहन, कहाँ है तू? मुखिया जी की बात सुनकर रोहन घर से बाहर आता है। क्या हुआ मुखिया जी, सुबह सुबह आप यहाँ पर? तुम्हारे पिताजी ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए मुझसे उधार पैसे लिए थे, वह अभी तक नहीं लौटाए। 5 साल हो गए हैं, तुम कब पैसे लौटा रहे हो? क्या पिताजी ने अपनी बीमारी के इलाज के लिए आपसे पैसे लिए थे? उन्होंने तो कभी नहीं बताया। मैं ये सब नाटक नहीं जानता। अगर 2 दिन में मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। इतना बोलकर मुखिया जी वहां से चले जाते हैं और रोहन फिर अपने पिताजी की खोज में निकल पड़ता है। रोहन पूरा गांव ढूंढता है पर उसे उसके पिताजी कहीं पर नहीं दिखाई देते। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अब रोहन के पास खोने को भी कुछ नहीं था। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था और ना ही पैसे। हे भगवान, जब से पिताजी यहाँ से गए हैं ना ही कुछ खाने को मिला है और ना ही मेरे पास एक भी पैसे हैं। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अपने पिता की अहमियत समझ आने लगी थी। अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कितनी मेहनत करते थे। सच में मैंने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया है। मेरे पिताजी मेरे लिए कितना कुछ करते थे, लेकिन मैं उन पर बहुत गुस्सा करता था। अब से मैं भी मेहनत करूँगा और अपने इस आलसपन को छोड़ दूंगा। बस भगवान जी मेरे पिताजी वापस घर आ जाए। अरे सियाराम भाई, कई दिन हो गए, मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा कि नहीं? कहीं अभी तक वह भूखा तो नहीं होगा ना? अरे सामू भाई, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर भाई, मुझे तो अपने बेटे की चिंता हो रही है। तुम रोहन को सुधारना चाहते हो तो उसकी चिंता छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या करूं यार, पिता होना, बेटे की थोड़ी तो चिंता होगी ही। सामू भाई, बस थोड़े दिन की ही तो बात है। इधर रोहन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रोहन जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके गांव में लाकर बेचने लगता है।
रोहन अब रोज सुबह होते ही जंगल की तरफ निकल पड़ता और लकड़ियां इकट्ठा करके घर घर जाकर बेचता। एक दिन रोहन घर के बाहर खड़े होकर आवाज लगा रहा होता है। तभी सियाराम रोहन को आवाज लगाते हुए देख लेता है और सियाराम घर वापस आकर शामू से बोलता है। अरे सोमू भाई, आपको पता है रोहन ने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके गांव में बेचना शुरू कर दिया है और वह बहुत ही मेहनत से काम कर रहा है। क्या सच में? तुम सच बोल रहे हो भाई? मेरा बेटा जंगल से लकड़ियाँ लाकर गांव में बेच रहा है? हाँ भाई, मैंने अपनी आंखों से रोहन को जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखा। पता है, बाकी के गांव वाले रोहन का बहुत ही मजाक बना रहे हैं, पर वह किसी भी बात का बुरा नहीं मान रहा है और अपने काम पर लगा हुआ है। अरे भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा काम करने लगा। यह सब आपकी वजह से हुआ है, नहीं तो मैं सारी उम्मीद ही छोड़ दिया था। अरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो बस अपना दोस्त और पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है और रोहन में बदलाव आ गया। दोस्त, अब मैं अपने घर पर जा सकता हूँ ना? हाँ भाई, अब तुम अपने घर पर जाओ और रोहन से मिलो। वह बहुत खुश होगा और वह अब ऐसे ही बहुत मेहनत से काम करेगा। उसका आलस खत्म हो चुका है। शामू अपने घर वापस आ जाता है। जब शाम को रोहन घर वापस आता है तो अपने पिता को देखकर खुश हो जाता है। पिताजी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने आपको बहुत तंग किया है। मैं अब से बहुत मेहनत करूँगा और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके गांव में रोज बेचने जाऊँगा। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन पिताजी, आप इतने दिन कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे बेटा, यह सब बातें छोड़ो, बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही बस। आप बताओ ना पिताजी, आप कहाँ थे? फिर शामू रोहन को सारी बात बता देता है। पिताजी, आपने इलाज के लिए मुखिया जी से पैसे लिए हैं क्या? नहीं बेटा, यह भी हमारे नाटक का ही एक हिस्सा था। शामू रोहन को माफ कर देता है और रोहन भी बहुत मेहनत से काम करने लगता है। रोहन और उसके पिता दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।